आदिवासी डे पर आप सबको क्रांतिकारी जोहार। आज हम एक खास कार्यक्रम के तहत एक खास शख्सियत से 10 करोड़ आदिवासी है पूरे इस देश में, इस पूरे निजाम में, धधकते खेत खलिहानों में, जंगलों में, पहाड़ों में, घाटियों में, नदियों के किनारे आदिवासी रहते हैं और प्रकृति पूजक होते हैं। लेकिन आज हम जिस शख्सियत को से आपको रूबरू कराएंगे, मिलाएंगे, आप बेशोकता का उठेंगे कि गांव के संघर्ष या फिर महानगर की फतह कभी खाली नहीं जाता। एक नौजवान आदिवासी किस तरह अपनी गांव की जंगल के गांव से निकल करके जब राजधानी की सड़कों पे आता है, जनपथ पे आता है, राजपथ की तलाश में, देखने, अपने अधिकार को टटोलने के लिए, तो फिर किन किन स्तर पे उन्हें संघर्ष देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो आज हम जिनके साथ बात करेंगे वो एक बड़ा नाम शख्सियत है इस हिंदुस्तान की पूरी आदिवासियत समाज में एक तेजी से उभरता नाम डॉक्टर कोरलुस मिंज का आज हमारे साथ कोरलुस मिंज है। नमस्कार कोरलुस भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया हूँ संजय जी, आप बताइए कैसे हैं? विश्व आदिवासी दिवस की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, नहीं जोहार आपको भी। और बड़ा ये है, हम लोग दरअसल एक कार्यक्रम के तहत चाह रहे थे बहुत दिनों से आपसे बात करना कि आप तो पहले अपने बारे में बताएं कि आपका जो गांव है कहाँ के जिले में है, कैसे आप गांव से शहर आए, क्यों आए, क्या मकसद था? बिल्कुल, मैं मूलतः झारखंड राज्य के गुमला जिले के अंतर्गत एक चैनपुर अनुमंडल है, उसके अंतर्गत एक गांव है नतापुर। मेरी पैदाइश वहीं हुई और वहीं मेरा बचपन भी बीता और स्कूलिंग भी मेरी उसी क्षेत्र में एक टोंगो स्कूल है, वहां से मेरी हुई। जी, तो ये टोंगो स्कूल क्या मतलब स्कूल का नाम है या क्या है? मतलब सुविधाएं हैं काफी क्या वहां पढ़ने का? वहां पे एक स्कूल है संत पॉल स्कूल जो मिडिल स्कूल है, और संत पीटर है वो हाई स्कूल है। वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था पहले से है और मेरी भी पढ़ाई वहीं से हुई। ये तो आप क्या चाहते थे? क्या मतलब पढ़ाई के दौरान आपके ज़हन में क्या आ रहा था कि मुझे क्या बनना है, क्या रास्ता निकालना है? बिल्कुल, आपने तो सही कहा कि किसी ना किसी को अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो बनना है, अपने मन में कुछ लिए आगे बढ़ता है। तो मैं भी बचपन में सोचता था कुछ ना कुछ बनूं, पर एक घटना में बताता हूँ। मेरे घर के बगल में एक दुखा सिंह करके एक मेरे रिश्ते में दादू लगते हैं, वो रेडियो सुन रहे थे। मैं छोटा था तो रेडियो में एक नागपुरी की आवाज आ रही थी, नागपुरी में कोई कार्यक्रम हो रहा था, तो वो कार्यक्रम वो सुन रहे थे। तो मैं उनको पूछा कि दादू ई कहा के का सुनथिस का करथिस? तो बोले रेडियो लागे, रेडियो में बोले अच्छा रेडियो में ईसन बोले, इतना सुंदर बोले, ईसन बोले। तो बोले वो हाँ तो यूँ बोल सकिस ना? हमको एकदम आश्चर्यचकित ढंग से उनसे पूछा, मैं बोल सकूं, मैं इकर में ढुक सकूं, मैं रेडियो में जा सकूं? और संजय जी मैं बताऊं क्या बताऊं, और देखिए मेरे मन में ना वो क्लिक किया और मन के कोने में बैठ गया कि रेडियो में घुस के बोलना है। छोटे में तो घुस के बोलना है, वो बैठा था। अब कैसे घुसना है, चिप बन के घुसना है या क्या बन के घुसना है, ये पता नहीं था, पर मन के कोने में तो था कि अब रेडियो में बोलना है। और मैं सच बताऊं, ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वो सपना मेरा पूरा हुआ। पता है कि नहीं आपको? पता है नहीं, ये तो अद्भुत है आपके साथ वाकया। लेकिन हम एक जानना चाहते हैं, देखिए तो हम खुल के बात करना चाहते हैं आपसे, और कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि इस देश में 10 करोड़ आदिवासी हैं, लेकिन जो राज सत्ता है, जो सरकार है, जो हमारे डेमोक्रेटिक मतलब जो संचालक लोग हैं, वो सबसे अधिक हमले आदिवासी समाज पे ही क्यों करते हैं? उनके जल जंगल जमीन, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए इस मुद्दे पे संजय जी, क्योंकि ये बहुत विस्तृत है और बहुत गंभीर मसला भी है। आदिवासी समाज जो है वो जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, और कहते हैं ना कि वन है तो जल है, जल है तो जग है, और जग है तो अन्न है, और ये तीनों की रक्षा ये सोसाइटी करता है। और अगर ये तीनों ना रहे तो फिर आजीविका मुश्किल है या फिर मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, और ये तीनों की रक्षा करता है। और आदिवासी समुदाय स्वभाव से बिल्कुल सरल होता है, ईमानदार होता है, संतोषी प्रवृत्ति का होता है, और उनके अंदर में कोई छल कपट प्रपंच की कोई तो ऐसी भावना रहती नहीं है। वो ईमानदारी से जीना भी जानता है और ईमानदारी से किसी और को जीने के लिए भी सिखाता है। प्रकृति का तो बिल्कुल दोहन नहीं करता है, प्रकृति का कम दोहन करके
कैसे अपनी आजीविका को चलाए, थोड़ा सा पीड़ा सह ले, दुख सह ले, लेकिन प्रकृति को क्षति नहीं पहुंचाएगा, उसको बचाएगा। तो ये आदिवासियों में एक अच्छी बात है और बड़ी मतलब इसे सीखने की जरूरत है। लेकिन आपने कहा कि क्यों इस तरह से होता है, तो इसके लिए ना देखिए हमारे भारत में भी व्यवस्था की गई है ना। भारतीय संविधान में आदिवासियों को कई अधिकार दिए गए हैं। उनमें से एक अधिकार है चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का। चुनाव लड़ेंगे तो कोई ना कोई आदिवासी प्रतिनिधि जीतेगा, क्योंकि ट्राइबल को वो सीट दिया गया है। तो उनका कर्तव्य बनता है कि जब वो चुनाव जीत के जाते हैं तो विधानसभा पटल पे या फिर संसद पे आदिवासियों की बातों को रखें। लेकिन इस तरह का जो बात है तो एक आध दो नेता अगर हैं तो छोड़ दिया जाए, लेकिन बिल्कुल सारे चुप्पी साध लेते हैं। तो ये एक बड़ा खामियाजा भुगत रहा है आदिवासी समुदाय, जहां पे 499 विधायक, 48 सांसद जो आदिवासी की आवाज बन के जाते हैं, अगर वो अपने मुंह को सील बंद कर दे तो फिर उनका भला कैसे होगा। ये बहुत चिंतनीय है और बिल्कुल दुर्भाग्य है। नहीं तो आप तो एक आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे ट्राइबल के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है, विधायक हैं, क्या वो अपनी बात रख नहीं पाते हैं क्या, या फिर उनको रखने नहीं दिया जाता है? बिल्कुल, यहाँ स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, रखने क्यों नहीं दिया जाएगा। वो मीडिया इतना है ना, मीडिया में तो बात को रख के बातों को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। मीडिया भी तो एक हथियार है। लेकिन आप बहुत कम सुनते होंगे कि मीडिया में इस तरह की बातें राजनेता बोलते होंगे। और सदन पे प्रश्नकाल जो होता है या फिर वहां पे सवाल करने का जो रहता है उनका, तो उसे जानना चाहिए ना कि वो कितना सेकंड का कितना मिनट का वहां पे सवाल कैसे पूछा जाता है। जब वो सांसद बन के गए हैं, विधायक हैं, तो उन्हें तो ये छोटी छोटी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको आप बहुत बखूबी जानते हैं, तो उसी ट्राइबल विधायक हैं या सांसद हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें जानने की जरूरत है। और जो मौका मिला 1 सेकंड 2 सेकंड या 1-2 मिनट का ही सवाल कभी कभी समय मिलता है, तो वहां उसका उपयोग करके हुए पूछना चाहिए सवाल। उन्हें कोई रोकता नहीं है, लेकिन पूछते ही नहीं। दुर्भाग्य तो यही है, अध्ययन भी नहीं करते हैं और संविधान में जो उनके लिए प्रदत्त अधिकार है या फिर उनके लिए जो दिए गए व्यवस्थाएं हैं उसे भी सही ढंग से नहीं जानते। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये तो आपका कहना बहुत सही है, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने पूरे जीवन के संघर्ष के दौरान इतने आदिवासी के बड़े बड़े नेताओं से मिले, जो हमें इनपुट मतलब जानकारी है कि आप आदरणीय अर्जुन मुंडा जी से मिले, आदरणीय हेमंत सोरेन जी से मिले, वो मतलब प्रकाश जावड़ेकर जी से, पीएस संगमा जी से मिले। तो क्या आप इन आदिवासी नेताओं से आदिवासी के सवाल को लेकर कुछ बोलते रहे भी हैं कि खाली मिलते रहे केवल? न्यूज कलेक्शन के दरमियान में कुछ कुछ बोलने पूछने का मौका भी मिलता रहा है। मैं कुछ आदिवासी मुद्दे पे जरूर पूछता था और सवाल भी करता था। वहां पे तो कुछ ना कुछ जवाब वो दे देते थे, लेकिन जहाँ पे रणनीति बननी है, जहाँ पे उनको बोलना है, जो कि पटल की बात है, वहां पे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मीडिया में या फिर हमसे बोलने के बजाय अगर वहां पर बात को रखेंगे तो ज्यादा आदिवासियों के लिए हितकर होगा। बात तो होती रहती थी, डेमोग्राफी पे बात होती थी और कई समस्याएं हैं उन पे बात होती रहती थी। और पीएस संगमा जी जब रांची आए थे तो उनसे बहुत खुलकर बात हुई। 1.5-2 घंटा में उनके साथ होटल में भी था और कई मुद्दों पे लंबी चर्चा हुई थी। और मैं खबर मंत्र अखबार में उसे जगह दिया था, उस इंटरव्यू को मैंने वहां पे जगह दिया था और उनसे काफी मुद्दों पे खुलकर बात हुई। कई मुद्दों पर उन्होंने गंभीर चर्चा की और वो अभी भी बहुत लग रहा है कि उसको पूरा कौन करेगा। उस तरह का कोई राजनीतिक नेता अभी दिख नहीं रहा है पूरे राष्ट्रीय पटल पे। नहीं, ये आपने एक बड़ा सवाल बड़ा देखिए, मैं थोड़ा सा अलग पूछ रहा हूँ। आप खबर भी कलेक्ट करते थे कि आप न्यूज में, मतलब आप पहले एक पत्रकार बने पढ़ाई खत्म करने के बाद तो सर, लेकिन पत्रकार आप बने, एक सवाल है मेरे ध्यान में कि आज तक हिंदुस्तान का कोई भी मीडिया घराना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या चिटफंड व्यापारी का हो या जमीन के माफियाओं का अखबार हो या कोई हो, आज तक सर झारखंड जैसे प्रदेश में कोई आदिवासी संपादक नहीं बना। इसका क्या कारण है? देखिए, दोषारोपण तो किया जा सकता है कि जो हाउस है उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन क्या आदिवासी समुदाय से भी उतने कोई तैयार है कि नहीं है, ये भी थोड़ा सा रिसर्च और सर्वे का विषय है। हालांकि पत्रकारिता ट्राइबल सोसाइटी से काफी लंबे समय से हो रही है और मैं पत्रकार तो अवश्य बना। मैं यहाँ करीब तकरीबन 13 वर्ष इसमें दिया पत्रकारिता में। और मैं एक छोटे अखबार से ही काम शुरू किया और पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैं काम किया था। उसके बाद में इसमें काफी समय तक मैंने ये काम किया, तो खटकता रहता था कि संपादक
आखिर क्यों नहीं बनते हैं। तो ये एक मेरे जहन में भी रहता था कि मैं ही एक अखबार खोलूंगा और उसका संपादक मैं ही बनूंगा। अब तो कोई नहीं रखता है तो क्या है, खुद हम एक अखबार खोल ले और इसके संपादक हम बने। जी जी। अच्छा, एक आपके बारे में एक और जानकारी जो बहुत ही चौंकाने वाली है कि आप अभी गौसनर कॉलेज में सम्मानित हेड मतलब छोटा नागपुरी भाषा के प्राध्यापक भी हैं। लेकिन आपके बारे में क्या, इसमें क्या सच्चाई है कि आपके पास पैसे नहीं थे या फिर आप यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, तो क्या आप कहीं किसी बूचर खाने में जहाँ मांस ऊंस करता है वहां भी नौकरी की है क्या? देखिए, बहुत बार कहते हैं ना कि अभी जो जमाना चल रहा है, संघर्ष को बताइएगा तो पीढ़ी सुनना भी नहीं चाहती है, देखना भी नहीं चाहती है। तो मेरा जो है स्वभाव, मैं अपने संघर्ष को या फिर परेशानी को बहुत कम साझा करता हूँ। लेकिन अगर आपने पूछ लिया है तो थोड़ा युवाओं के लिए प्रेरणादायी बने, तो अवश्य संघर्ष अगर कोई ना करे ना, कोई भी सोसाइटी का हो, संघर्ष अगर ना करे, संघर्ष करने का उनके अंदर मादा ना हो, तो फिर वो जी नहीं पाएगा या फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ट्राइबल सोसाइटी के पास थोड़ा ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके पास कई समस्याएं और ज्यादा हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मेरी माँ बचपन में गुजर गई। और संजय जी, मैं ये बताऊं कि बचपन में माँ गुजरने के बाद में 6 बहनें हैं मेरी और मैं अकेला भाई हूँ। पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरा घर बिखर गया और तकरीबन 20 साल घर छोड़ना पड़ा। और उसी दरमियान में मेरी जो पढ़ाई हुई, मैंने अपने मेहनत के बलबूते पढ़ा और मेरी बहनें भी महानगरों में पहुंची, मैं भी महानगर में पहुंचा। और आपने कहा कि जो मीट वगैरह जो काटते थे, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मैं न्यू दिल्ली पहुंचा था, भारत की राजधानी हमारी दिल्ली। वहां पे तकरीबन मैंने ये काम 3 साल तक किया। और शुरू में तो करना थोड़ा काफी डिफिकल्ट होता था, बहुत कम पैसे मिलते थे। क्या करते थे वहाँ उसमें? आप इतना क्यूरियस क्यों रहे? अच्छा ठीक है, आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरी दिए। नहीं, जानना चाहते बहुत ही, जो आदमी जिसका वो पेशा नहीं है, वो पेशा कर रहा है, तो आखिर वहाँ क्या आप करते थे? जैसे बिल्कुल, मैं तो छोटा था तो कोई हुनर तो था नहीं संजय जी, हुनर तो था नहीं। तो मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पर एक म्यूजिक कंपनी, बप्पी लहरी का कोई कंपनी, वहाँ पे कुछ शाखा होगी। तो वहाँ पर मुझे कुछ पैसे 1500 रुपये समथिंग में वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का काम दिया गया। मैं कुछ महीने वहाँ पे काम किया। उसके बाद में जो पहले वो काम करते थे, जब वो आ गए तो फिर वहाँ से मैं हटा। उसके बाद में ये मैं चिकन दुकान है और जो मटन दुकान है उसमें काम करने लगा। उसमें मैं मटन पीस करता था और मैं करीब करीब 9 किलो का चापर चलाता था। तो जिसकी वजह से जो मटन में जो पड़ते थे ना, तो चिकन मटन के जो पीस थे ना, इतना खूबसूरत बनते थे। मैं बताऊं कि लंबी लाइन लगी रहती थी मेरे से लेने के लिए। ये बड़ी उपलब्धि थी, मालिक को लगा अरे वो कमाल का चीज है ये बंदा, इसी से कटवाया जाए, पीस कराया जाए। मैं पीस करता था उसे। और दूसरे लोग जो मेरे सहयोगी थे, तो उन लोग थोड़ा 2.5 किलो 3 किलो 1 किलो का भी चलाते थे। और थोड़ा मुझे लगता था 1-2 किलो का क्या चापर चलाना, चलाओ तो 9-10 किलो का चलाओ, गलती से भी आपका उंगली में लगता ना तो अलग हो जाता। तो उसकी एक अच्छी बात ये रही कि पीस बहुत खूबसूरत बनते थे। और वहां पर करीब करीब मैं 150 से 200 परिवार को डेली 2.5 किलो 2 किलो करता था, अपने से वजन करता था, बढ़िया से पीस बनाता था और साइकिल में होम डिलीवरी करता था। ये तो सर आपका बड़ा मतलब बहुत अद्भुत मतलब ये है, और इस संघर्ष से युवाओं को तो प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन एक बात हम भी आते हैं कि फिर आपको ये कैसे लगा कि हम छोटा नागपुरी या खोरठ भाषा पर हम करें? क्या मतलब, क्या भाषा के प्रति प्रेम था जो आप इससे पीजी किए, फिर आप लेक्चरर बने, या इस पे रिसर्च की, इसके पीछे क्या द्वंद्व है आपका? जी बिल्कुल, जब वो काम करता था ना मैं, तो वो काम करने के दरमियान में एक सज्जन थे यूपी के, वो जाते थे लगभग डेली या फिर 1-2 दिन गैप करके जाते थे और मेरे से ही लेते थे। वो थोड़ा कम लेते थे, अकेले खाते थे, लेकिन वो जाते थे, बार बार मेरे कान में कह के जाते थे, याद रखना ये समय लौट के नहीं आएगा, मौका लगे तो पढ़ने के लिए निकल पड़ना। वो लगातार 3 साल तक बोलते रहे, मेरा कान पक गया सुन सुन के। मैं अंततः छोड़ के आया। तब तक मैं कुछ पैसे जमा कर लिया था, 1 लाख से कुछ ज्यादा जमा कर लिया था। और फिर उनके बोलने पर ही मैंने वो छोड़ा कि नहीं, अब चलना चाहिए वापस अपने राज्य और अपने घर की ओर। हालांकि मैं वापस आके रांची में रहा और यहीं से मैंने पढ़ाई पूरी की और फिर इंटर किया, बीए किया, एमए किया। नागपुरी भाषा मेरी है और नागपुरी भाषा से तो पहले ही बहुत प्यार करता हूँ, बोलता हूँ
बैकुड़ुक भाषा भी बोल लेता हूँ, नागपुरी भाषा तो बहुत ही बढ़िया बोल लेता हूँ। और फिर मैंने नागपुरी भाषा को चुना और उससे मैंने पढ़ाई की और पीएचडी किया। एमए के बाद में एमफिल हुआ, नेट हुआ, पीएचडी हुआ और अभी पीएचडी के बाद में घोषणा कॉलेज में मैं बतौर नागपुरी में पढ़ाने के लिए वहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग हुई है। वहाँ पर मैं नागपुरी पढ़ाता हूँ। तो लगाव तो है, भाषा से तो लगाव रहना ही चाहिए था और ये था, किसी ने कहा नहीं था लेकिन मुझे लगाव लगा। कुछ लोग रांची वाले मुझे सजेस्ट किए कि और तुम्हें किस लाइन में कैसे करना है। जी, तो आपसे एक बार हमारी मुलाकात में एक अखबार, डेली अखबार के दौरान आपकी खबरें भी हम देखते थे और काम करने का भी मौका मिला। ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि देखिए इस तरह जो लोग जो अपने मेहनत के होते, अपना पसीना से और अपना सुख मतलब अपने संघर्ष की गाड़ी खींच करके सफल होते हैं, वही इस समाज में इनकलाब भी ला सकते हैं। तो वो थोड़ा सा अखबार का अनुभव बताइए, क्या अखबार सब सच्चा होता है क्या, कि ये केवल नेताओं का पर्चा बन के रह गया? क्या है अखबार में, क्या सही बातें होती है क्या? इस मुद्दे पे आपने मुझे उलझा के रख दिया है लेकिन कुछ ना कुछ सच्चाई तो अवश्य है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवा में बातें होती हैं। अखबार में जो कुछ आता है उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट है और उसमें तथ्य अवश्य हैं। अब कुछ अलग है जिसको हम लोग पेड न्यूज, फेक न्यूज जो भी बोलते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन सच्चाई तो है। इससे आप भी मतलब वाकिफ हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अखबार से फिर पत्रकारिता से मेरा जुड़ाव जो हुआ, तो मैं आकाशवाणी रांची में बतौर नागपुरी का उद्घोषक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। उसके बाद किसी ने कहा कि पत्रकारिता का कोर्स कर लो, तो मैं वो कोर्स भी कर लिया। नागपुरी का उद्घोषक बनने के साथ साथ पत्रकारिता और जब मैं जाता था क्लास, उसके बाद नजर टीवी में मैं एंकरिंग का काम करता था। ऐसे चला, फिर किसी ने कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि प्रिंट मीडिया की ओर टर्न करो, तो फिर मैं उधर मूव कर गया प्रिंट मीडिया की ओर। फिर उसी दरमियान आपसे जो आप कह रहे हैं तो आपके साथ थोड़ा काम करने का अवसर मिला, तो इस तरह से मेरा आगे चला। और मैं बताऊं कि स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो साइकिल में ही मैंने स्टार्टिंग किया था। साइकिल से कॉलेज जाता था, फिर वहां से फिर नजर टीवी या आकाशवाणी जो है उधर मैं काम करने के लिए जाता था। उसके बाद में बीच में एक बार मैं बाइक खरीदा था सेकेंड हैंड, वो भी खराब हो गया कुछ दिनों के बाद, तो फिर मैं साइकिल पे आ गया और मजेदार बात बताऊं संजय जी, साइकिल से बाद में भी मैं करीब 2.5-3 साल तक बाद में भी काम किया था जब गाड़ी खराब हो गई, और शुरू में तो काफी लंबे समय तक काम किया। देखिए क्या कहें, गरीबों के पास में कितना संघर्ष करें या फिर कैसे तुम झेलते हो, ऊपर वाला परखता है। और कहते हैं ना कि जो झेलने की ताकत रखता है शायद उन्हीं को ज्यादा समस्याएं और तकलीफें आती हैं। मेरा साइकिल भी चोरी हो गया जिस साइकिल पे मैं चलता था वो साइकिल भी चोरी हो गया। अब मजेदार बात ये है कि अपनी बहन के लिए बीएड के लिए पैसा दूं या फिर साइकिल खरीदूं या गाड़ी खरीदूं, तो बहन को बीएड कराना था जिस वजह से मैं गाड़ी भी नहीं खरीद पा रहा था और साइकिल में लंबे समय से चल रहा था। अब ऊपर वाले की कृपा रही कि मेरी साइकिल भी चोरी हो गई, तो करीब करीब 1 महीना मैं पैदल ही मूव कर रहा था। और जब ऑफिस में पता चला किसी को, पत्रकार को ही, मेरे दोस्त को, तो उन्होंने ऑफिस में बताया कि वो तो भैया साइकिल भी उसकी चोरी हो गई, वो तो पैदल अप डाउन कर रहा है। तब फिर उन्होंने अपनी साइकिल मुझे दी और फिर उनकी साइकिल से मैं काफी लंबे समय तक रिपोर्टिंग किया। उनकी साइकिल आज भी मेरे पास है। जी देखिए, आपसे बात कर रहे हैं तो घंटे लग गया है और आपके संघर्ष का जो अद्भुत महागाथा है ये सचमुच प्रेरणादायी है। लेकिन हम एक सवाल बस पूछ करके चीजों को समअप करें थोड़ा, कि वो कौन सा दिन है आपको याद कि आपको लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये संघर्ष अब कहां से इंजाम करें, कहां से फीस जुटाएं, कैसे करें? कभी आप संघर्ष से हारे क्या? मतलब ऐसा क्षण, ऐसा दिन, ऐसी रात, कोई स्याह रात आई आपके जीवन में? बिल्कुल नहीं आया, एकदम से ख्याल नहीं आ रहा है कि संघर्ष नहीं करना है या अब क्या होगा मुझे नहीं करना है। मैं बताऊं, जब मैं प्रिंट मीडिया में आया तो मुझे, ये 2011 की बात है, 275 रुपये मिले थे 1 महीने के। बिल्कुल ये हाल फिलहाल की बात है, 275 रुपया मिले थे। और जब पढ़ाई में कर रहा था तो मेरी जो हम लोग के जो विभागाध्यक्ष थी मैडम, उन्होंने कहा था कि कभी भी फ्री में काम मत करना, कुछ ना कुछ 1 रुपया भी लेके काम करना। तो मुझे लगा चलो 275 रुपया मिल रहा है, 1 रुपया से तो ज्यादा ही मिल रहा है। तो ये देखिए वो राशि कितनी है। समोसे उस समय मुझे लगता है 2.5 रुपया में एक आता था, जोड़ा 5 रुपया में आता था। तो अगर समोसा का पैसा भी जोड़े ना तो वो भी नहीं होता, वो भी कम था। लेकिन मुझे नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मैं एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि
छोड़ दे या अब हमको नहीं करना है। मन में था कि करते जाना है, कुछ ना कुछ हो सकता है मिलेगा। मैं बहुत चीज़ों को काट के बहुत ये लगता था ये खाऊं वो खाऊं या ऐसे पहनूं वो करूं ये करूं, बिल्कुल लगता तो था, लेकिन पैसे नहीं थे, इसीलिए वो सब चीज़ निकाल के दुनिया बोलती थी तुम क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं है, ये है वो है। फिर भी मैं चुपचाप झेल के, मुझे लगा कि जब नहीं है, अगला बंदा तो जान ही नहीं रहा बंदा के पास क्या है नहीं है, तो मेरे मन में नहीं आया। और संघर्ष बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। संघर्ष जो नहीं छोड़ेगा तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप तो कई लोगों का साक्षात्कार लिया है। लेकिन एक सवाल जो हमें एक आपके बारे में जानकारी है, अब ये आप कंफर्म करेंगे कि आदरणीय पीएस शर्मा जी झारखंड बराबर आते थे, आपका उनके साथ बड़ा गुफ्तगू भी होते रहता था, वो आखिर आपको चुनाव क्यों लड़ाना चाहते थे गुमला इलाका? क्या इसमें सच्चाई है? क्या आपने शायद मना कर दिया क्या? ये थोड़ा बताएं। बिल्कुल ये बात तो सत्य है कि वो जब रांची आए थे तो उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई थी और मैं उनके साथ में करीब 2-2.5 घंटे भी उनके साथ अपना समय व्यतीत किया था कार्यक्रम के बाद। तो चुनाव के मुद्दे पे और काफ़ी 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची जो है ट्राइबल के संबंध में, उन सब मुद्दों पे, डेमोग्राफी पे, विवाह पे, काफ़ी मुद्दों पे बात हुई थी। इसी दरमियान चुनाव पे वो बात हुई थी, लेकिन क्योंकि मैं उस समय तैयार नहीं था और मैंने डिनाई किया था कि अभी चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, वो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं आदिवासी समाज के लिए। उनसे आदिवासी समाज को बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है ना वो लड़ा, तो ये तो एक बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी सीख दे डाले और वो भी मेरे आदर्श रहे। लेकिन दुर्भाग्य मैं अभी उन्हें नमन करता हूँ कि वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। जी, आज आदिवासी डे है, इस मौके पर आप कुछ खास कहना चाहें, मतलब आदिवासी के यूथ को, आदिवासी समाज के लोगों को, आदिवासी नेताओं को खास तौर पे, कि कैसे हमें इस समाज को सेव करना है, बचाना है, कुछ आप बताएं क्या तरीका है? बिल्कुल, समाज को सेव तो हम खुद ही कर सकते हैं। हमें 2-3 चीज़ों के ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इन दिनों ट्राइबल सोसाइटी में नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो इससे बचने की ज़रूरत है। समाज का जो ताना बाना है उसे समझते हुए और नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखते हुए समाज के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी दोषारोपण करते हैं, बहुत जल्दी दोषारोपण करने के बजाय खुद का मेरा क्या योगदान है, इस पर भी आज के दिन में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत डीपली जाइएगा तो बहुत सी चीज़ों को देखिएगा तो खुद सोसाइटी में बहुत खामियां दिखती हैं। राजनेताओं से एक बात ये है कि राजनेताओं के पास में ना वहाँ पे निर्णायक चीज़ होती है, वहाँ पे नीति निर्धारण होता है। तो आज के डेट में अगर राजनेता इस बात को समझें कि इतनी बड़ी आबादी की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, ना कि सिर्फ वो अपना जीवन सुधारे, समाज का जीवन सुधारने के लिए जो नीति निर्धारण के लिए जो बातें रखनी है वो बात रख दे पटल पे, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा और बहुत बड़ा एहसान भी रहेगा पूरा ट्राइबल सोसाइटी का उनके प्रति। चलिए, बहुत अच्छा, कोर्लोस मिन जी के साथ आज हमारी बातचीत थी, तीखी बात, साफ बात और द न्यूज मिर्ची का ये खास कार्यक्रम। और आप बने रहिएगा हमारे साथ और हम उस हौसले के साथ, उस भरोसे के साथ और उस उम्मीद के साथ कि जब जिंदगी में बड़ा घना अंधकार हो तो आप मिंज को जरूर याद करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिंज जी के सफर के संघर्ष को जरूर याद करिएगा तो आपको प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।